कल परसों के दिन अपन लोगों ने जो आखिरी में पढ़ा था, किसको किसको याद है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लॉरेंस फोर्स की वैल्यू IBL sin थीटा निकाले थे, ठीक है ना, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। लेकिन पहले वाले पार्ट में कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, ठीक है। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो छूटा है, ठीक है, और वो आर्टिकल है इफ देयर इज अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल, रेक्टेंगुलर, then to find magnetic field intensity at the center of that rectangular coil, ठीक है। अपन ने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर निकाल लिया था μ0/4 पाई 2 पाई NI/R, लेकिन अब हमको निकालना है एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसके विड्थ A है और ये साइड B है, लेंथ एंड विड्थ ये A एंड B है, ठीक है। इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, सामने की तरफ N और पीछे की तरफ S बनेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब है कि ये कैसा आएगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से यहाँ डॉट होगा। अब हमको निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो अपन एक एक सेक्शन लेंगे। AB सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड BAB, BC का BC BBC, CD के कारण BCD और DA के कारण BDA। इन सब की डायरेक्शन एक ही रहने के कारण सबको सीधे सीधे जोड़ दिया गया है मॉडल यू को उनके, ठीक है। सभी के सभी डॉट क्रिएट करने वाले हैं। अब इनमें से पहला और तीसरा यानी AB और CD के कारण सेंटर पर एक सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसकी भी लेंथ जितनी है A, उसकी भी लेंथ A है, ठीक है। और इसका एंगल यदि थीटा, ये थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना आने वाला है, ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा। तो एग्जैक्टली सिमिलर होने के कारण AB और CD के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा और BC और DA के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, BAB और BCD को ट्वाइस ऑफ BAB लिख लेंगे, BBC और BDA को ट्वाइस ऑफ BBC लिख लेंगे। अब हमको एक एक वैल्यू कैलकुलेट करना है, BAB निकालना है पहले AB के कारण। आपको याद हो एक डेफिनेट लेंथ यदि PQ होती थी और ये पॉइंट O है जिसकी यहाँ से नॉर्मल डिस्टेंस कितनी है, R है, तो उस कंडीशन में ये वाला एंड यदि अल्फा एंगल बना रहा है और ये वाला एंड माइनस बीटा बना रहा है, तो अपन ने फाइंड आउट किया था BPQ के कारण μ0/4 पाई I/R इनसाइड ब्रैकेट साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है। ये अपन ने देखा था, ठीक, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब यहाँ पर इसी को लगाना है। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ना होकर कितनी जाएगी, B/2 जाएगी, B पूरी है उसकी हाफ, तो कितना हो जाएगा μ0/4 पाई I/B/2, ठीक। ये किसके कारण निकाल रहे हैं अपन, BAB निकाल रहे हैं, BAB, और ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा यानी साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो μ0/4 पाई 2I/B 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना आने वाला है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस यानी A/2 अपॉन √A² प्लस B²/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0/4 पाई 4IA/B इंटू √A² प्लस B²। ये हो गया BAB। सिमिलरली इसको देख करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, BC की। उसमें A की जगह पर B और B की जगह A रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और ये √A² प्लस B² वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि BBC इसकी वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई 4IB/A √A² प्लस B²। निकालते नहीं बैठना उसको आपको, ठीक। तो इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया और इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सिमिलरली करके इसको लिख देंगे आप, सिमिलरली, ठीक है। मैंने क्या बताया है, जब AB निकाल लिया आपने AB के कारण, तो जब BC के कारण निकालना होगा, AB के कारण निकाल लिया, BC के कारण निकालना होगा, तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन जो आया है उसमें A की जगह पर B और B की जगह पर A कर देंगे, उसको इंटरचेंज कर देंगे। तो AB के कारण इतना है, तो BC के कारण यहाँ A की जगह B और B की जगह A हो जाएगा। अब ये वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 रिप्लेस इन 1 ये था जिसमें रिप्लेस करेंगे। तो B@O इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ μ0/4 पाई 4I/√A² प्लस B²। दोनों में सेम है, इसको कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा, A/B प्लस यहाँ B/A। ये 2 × 4 8 हो जाएगा, तो μ0/4 पाई 8I/√A² प्लस B²। और यहाँ पर AB एलसीएम निकाल लेंगे तो A² प्लस B²। अक्सर अपने को स्क्वायर कॉइल दी रहती है, स्क्वायर कॉइल, ठीक है। तो स्क्वायर कॉइल जब होगी तो स्क्वायर कॉइल में क्या डिफरेंस आएगा, इन स्क्वायर कॉइल
ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो आप ए और बी दोनों के लिए सेम पुट कर देंगे, बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 8i अंडर रूट ऑफ 2a² अपॉन a²। ए के से कैंसिल हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 8 रूट 2i अपॉन ए। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बन जाएगा ये। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल के कारण हो गया और इसी में स्क्वायर कॉइल के कारण भी हो गया। ठीक, दोनों को आप लोग अच्छे से देख लें। ठीक, इसका एक फ़ोटोग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक, जो क्लासरूम में मैं शेयर कर दूंगा या फिर व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक, जिसमें आपको पूरा आर्टिकल एक ही बार में दिख जाएगा। अब नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, यदि ये जो कॉइल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में हो मतलब कैसा हो, देखिए ये L लेंथ है, इसकी भी L लेंथ है, इसकी भी L लेंथ है। तब बोलता है वो कि इसके सेंट्रॉइड पर एक पॉइंट जो है O, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही सिमिट्री वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक कॉइल का निकालेंगे, एक स्ट्रेट पार्ट का निकालेंगे, उसका थ्राइस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आपको पता है इन सब के कारण डॉट आने वाला है यहाँ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से डाल दिया अपन ने। ठीक है, इसको ले लिया अपन ने R, ये साइड L दी है। ठीक, तो R जो होगा ये M पॉइंट दे दिया। ये एंगल जो आएगा ये 60 आएगा और ये एंगल भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ज्योमेट्री से पढ़ा था ना अपने, ज्योमेट्री से, तो उससे 60 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। अब इस BC के कारण निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू साइन 60 प्लस साइन 60। R की वैल्यू कितनी रहने वाली है, R की वैल्यू हाइट का 1/3 होगा। यदि हाइट AM है तो हाइट का 1/3 होता है ये स्मॉल r। बहुत से लोग जो यहाँ पर मैथ्स वाले बैठे हैं वो समझते हैं, बाकी जो बायो वाले हैं वो याद कर लेंगे। और हाइट की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ लेंथ, कोई भी एक साइड की, तो इंटू 1/3। एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, L/2 √3। ये वैल्यू जाएगी R की, यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई I अपॉन R की वैल्यू L/2 √3। यहाँ √3/2 प्लस √3/2 हो जाएगा। √3/2 √3/2 √3 हो जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 √3 I अपॉन L इंटू √3। तो √3 इंटू 3 √3 3 हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा। तो BBC विल बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 6I अपॉन L। तो नेट MFI निकालेंगे, नेट B यानी B एट O विथ 3 टाइम्स ऑफ BBC हो जाएगा, कि दोनों तीनों के कारण एक सा आएगा। तो 3 टाइम्स कर देंगे तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 18I/L, ये BO हो जाएगा ड्यू टू अन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कॉइल यदि उसका शेप इक्विलैटरल ट्रायंगल कर दिया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल करने पर उसके सेंटर O पर, सेंट्रॉइड O पर मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा। अब ये कुछ ऐसे फॉर्मूले याद कर लेना चाहिए। ठीक, एग्ज़ाम में आप निकालते बैठेंगे, खास करके JEE के या नीट के, तो बहुत सा टाइम निकल जाएगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप ये क्वेश्चन, इसके आंसर को इसलिए याद रख लें। जैसे इसमें याद रख लिया आपने 8√a² प्लस b² I अपॉन AB। जब इसी को स्क्वायर कॉइल में चेंज कर देंगे तो 8√2I अपॉन A। यदि इसी को अपन ने एक ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तब भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अपने छूटे हुए थे, उनको मैंने करा दिया। एक और अपन देखने जा रहे हैं, इसके बाद एक सेमी सर्कुलर कॉइल है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तो अपन निकाल लिए थे, जो सर्कुलर कॉइल का निकला था उससे निकाल लिए थे। ठीक है, तो ये इतना अभी आप देख लें अच्छे से। आगे का टॉपिक अब इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। R रेडियस के पाथ पर F फ्रिक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। A charged particle Q is rotating in a circular path of radius R with frequency F. A particle, charged particle Q of mass M is revolving in a circular path
of radius r with frequency f, then find magnetic field intensity at the center। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते थे उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता था, तो उसे पढ़ते थे आपकी इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलर मोशन और अपने एक्सिस के अराउंड मोशन के कारण उसके पास दो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक, और उनका सम जो है वो नेट मैग्नेटिक क्वांटम कहलाता है उसका। तो वो निकालेंगे कैसे अपन, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, फ्रिक्वेंसी भी डेफिनेट होती है, ठीक है, तो उसके कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उससे अपन निकालते हैं उसको। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू जाएगी सेंटर ओ पर, वो हो जाएगी μ0/4 पाई 2 पाई एफ क्यू अपॉन आर। अब ये कहाँ से आया फॉर्मूला मैं बता दूँ आपके पास। वैसे सेंटर पर मान लो इस चार्ज के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है आई, तो बी की वैल्यू कितनी होती है μ0/4 पाई 2 पाई एन आई, यहाँ बोले आई अपॉन आर। आई की वैल्यू कितनी होती है डी क्यू बाय डी टी, ये होती है। तो चार्ज ई है, इलेक्ट्रॉन या क्यू है, और कितने टाइम में रोटेट कर रहा है, वो एक पूरा चक्कर लगा रहा है टी टाइम में, और क्यू अपॉन टी, 1/t को एफ भी लिखते हैं, तो क्यू इंटू एफ, ये आई की लिख देंगे, तो यहाँ आई की जगह पर क्यू एफ लिख देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। तो वहीं से आया हुआ है जो अपन पहले करते आए थे। तो बी ओ मॉड इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2 पाई एफ क्यू अपॉन आर। इस फॉर्मूले से अपन इस सर्कुलर पाथ में यदि कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी एफ से, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ एक और याद रखेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में अलग से जो अपने को याद रखनी है, ठीक है। जब इतना हो गया तो अब अपन वापस लॉरेंज फोर्स पर आ जाते हैं जो अपन ने पढ़ा था, एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन अपन देखना शुरू करते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसका प्रिंसिपल। मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं कि यदि इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक एल लेंथ का वायर पी क्यू रखा हुआ है, ठीक, जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एल है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो ये मैग्नेटिक, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। उस लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से ही निकालते हैं, ठीक। तब थोड़ा सा बदल जाएगा लेफ्ट हैंड रूल भी, और ये डायग्राम में क्या चेंज आएंगे, मैं यहाँ सेकंड डायग्राम बना रहा हूँ। पता नहीं मेरी ड्राइंग कैसी है, थोड़ी बहुत कोशिश किया हूँ। ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर है, ठीक है। ये बाकी के दो नाखून दिखाई दे रहा है, ठीक। इस डायरेक्शन में यदि करंट की डायरेक्शन रखते हैं इसको अपन, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, तो ये लॉरेंज फोर्स एफ की डायरेक्शन शो करता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रही है। रिपीट, यदि आप क्या कर रहे हैं, इफ़ यू स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड देन प्लेस मिडिल फिंगर along the direction of current flowing in the conductor, first finger along the direction of magnetic field applied at that place, the direction of Lorentz force is given by thumb। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये आई की डायरेक्शन अंदर की तरफ ऐसी है, अंदर की तरफ है 3D में हो, बी की डायरेक्शन इधर की ओर है, तो फोर्स कहाँ कार्य करेगा, वर्क करेगा डाउनवर्ड। तो इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो इस तरीके से एफ रहेगी लॉरेंज फोर्स की। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस मॉड एफ की वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल आई के प्रोपोर्शनल बी के बी मॉड
प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। इन सब को इकट्ठा करेंगे तो मॉड एफ इक्वल्स टू आई बी मॉड एल मॉड साइन थीटा ये आता है, जिसको बिल साइन थीटा भी याद रखते हैं बहुत से लोग, इसको शॉर्टकट में बिल साइन थीटा है ना, बिल BIL साइन थीटा। ठीक है, तो ये बिल साइन थीटा से इजीली याद हो जाता है। ठीक, तो ये अपने को मिल गया लॉरेंज फोर्स। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, I इंटू एल क्रॉस बी, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड रूल मैंने यहाँ बना दिया हूँ, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक, इसको स्ट्रेच किया हुआ है, शायद मैंने इतना डिस्कस किया था उस दिन, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। इसको वेरीफाई कैसे करना है वो इसके बाद में एक छोटे से यहाँ पर आर्टिकल जो है उससे बता देता हूँ आप लोगों को, हाउ टू वेरीफाई इट। वेरीफाई करने के लिए आपको पता है कि इसके पहले अपन ने पता लगाया, मान लिया था कि Q चार्ज T टाइम में फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक। तो अपने को पता है उस कंडीशन में उनके ऊपर लगने वाले फोर्स F की वैल्यू Q V मॉड B मॉड इंटू साइन थीटा होता है। ठीक, अब यहाँ पर V मॉड की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस L T टाइम में ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये P से Q तक L डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, T टाइम में। ठीक, इंटू B मॉड इंटू साइन थीटा, L मॉड लेंगे। यहाँ पर Q अपॉन T इस तरीके से लिख लेंगे, L मॉड अलग ले लेंगे, B मॉड अलग कर देंगे और ये साइन थीटा। बट Q अपॉन T क्या होता है, Q अपॉन T इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज Q इज फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q इन T टाइम, सो Q अपॉन T इज करंट I। तो F मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में, I L मॉड B मॉड इंटू साइन थीटा। ये लॉरेंज फोर्स निकाल लिया था, ये इसका वेरिफिकेशन था। ठीक है, तो ये चार्ज वाला जो लॉ निकाला था उसी का यूज़ करके अपन ने करंट वाला निकाल लिया। डायरेक्शन कैसे निकाल लिया वो भी समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब अपन देखने जाएंगे, मैंने जो बताया था, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को यदि अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है और उस टॉर्क के कारण रोटेट होने लगती है। आप छोटी डीसी मोटर देखे होगे, टुल्लू पंप वगैरह आते हैं छोटे जो, ठीक है, या फिर बहुत छोटे देखना चाहते हो तो पुराने टेप रिकॉर्डर में अंदर टेप को घुमाने के लिए एक मोटर लगी होती थी। जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करते थे वो मोटर घूमने लगती थी, तो वो डायरेक्ट करंट फ्लो करते थे आप। उस डायरेक्ट करंट के फ्लो होने से उसमें टॉर्क एक्ट करने लगता था जिससे कि वो मोटर रोटेट करती थी। उस डीसी मोटर का प्रिंसिपल जो है वो अपन देखने जा रहे हैं। ये जो अपन पढ़ेंगे उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ डीसी मोटर का प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि इसी की हेल्प से आप गैलोमीटर बनाते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड कॉइल गैलोमीटर। तो वो जो गैलोमीटर बनते हैं उनका प्रिंसिपल भी यही है। तो मैं अच्छे से ध्यान से समझा देता हूँ इसको, कोशिश करें समझने की। लॉरेंज फोर्स तो समझ में आ ही गया होगा। थ्री डी बना देता हूँ क्योंकि 2D बनाने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिए प्लस माइनस, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है इसको। ठीक है, तो अब क्या होने वाला देखें, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है ये, तो इस पर फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक, तो P Q R S, थोड़ा ध्यान समझना। पी क्यू जो वायर है, पी क्यू वायर, ठीक, उसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एक्ट कर रहा है इधर। ठीक है, तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, अंदर की तरफ। 3D में है, अंदर की तरफ मतलब ये इस तरह से ये फोर्स एक्ट करेगा F। ठीक है,
ये एफ हो गया पी क्यू पर। अब यदि अपन डायमेट्रिकली सॉरी इसके ठीक सामने एक और पॉइंट यहाँ लेते हैं, ये पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया, ये एन नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो वायर है, वायर का पार्ट है, उसमें करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो इस पर अपन पता लगाएंगे कि लॉरेंस फोर्स कहाँ होगा। ये आई की डायरेक्शन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो फोर्स का एक्ट करेगा टूवर्ड्स यू, बाहर की तरफ निकलेगा। तो बाहर की तरफ निकलेगा, उसको मैं वेक्टर मेथड से इस तरह से 3D में ऐसा शो कर दूंगा। ये एफ है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे इसलिए माइनस एफ लिख दिया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, इसको पीछे बढ़ा करके। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90। तो अच्छे से बना दूँगा इसको मैं। ये एंगल 90 है। इसको, इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया सपोज O। ठीक है, ध्यान रखना ये mn जो डिस्टेंस है, mn, इसको सीधी लाइन से मिला दूँ मैं। mn इक्वल्स टू PS इक्वल्स टू QR, ये विड्थ के बराबर है B। ठीक है, इसकी विड्थ के बराबर है। और PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू L ले लिया अपन ने, लेंथ पे उसकी है। ठीक है, और ये दोनों फोर्स अब क्या करेंगे मुझे बताओगे आप लोग? ये वाला हिस्सा, ये फोर्स इसको अंदर की ओर ढकेल रहा है और ये वाला इसको बाहर की ओर ले जा रहा है। मैं इस तरीके की रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करूं, ठीक है, तो किस तरह से फोर्स एक्ट कर रहा है जरा ध्यान देंगे। इधर से एक फोर्स इधर इसको अंदर ढकेल रहा है और इधर से एक इसको बाहर ढकेल रहा है। ऐसे हो रहा है, ये इधर अंदर ढकेल रहा है, सॉरी इधर अंदर ढकेल रहा है और इधर बाहर, पर मैं पकड़ नहीं पाऊँगा उसको, कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहा है। जब ये फोर्स एक्ट करेंगे ये इधर और ये इधर, तो इसको रोटेट करेंगे। ठीक, इस तरीके से रोटेट करेंगे तो एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करने लगेगा। ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, तो एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करेगा। ये एक्सिस ले लिए, ठीक, और ये ऐसे इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमको पता लगाना है कि जो टॉर्क एक्ट करने वाला है उसकी वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क की वैल्यू। ठीक, तो आपने को क्या पता है कि ये इधर पर यदि अपन इसके नॉर्मल की डायरेक्शन निकालते हैं, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है जो ए वेक्टर है ना, क्षेत्रफल या उसके एरिया को शो करती है। ठीक है, इसके और इसके बीच का एंगल ये कितना है? थीटा है। बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल लेट इट बी थीटा। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये एंगल जो आएगा, ठीक, ये एंगल भी किसके इक्वल होगा? थीटा के। ठीक है, ज्योमेट्री से शो कर सकते हैं, बड़ा टफ है, 3D में विचार करना पड़ता है। मैं आप लोग सीधे याद रख लो इसको। ठीक है, दैट इफ एंगल बिटवीन B एंड A इज थीटा, देन दिस एंगल दैट इज, इसको यदि आप आगे बढ़ा रहे हैं फोर्स को, ठीक है, और ये जो mn को, तो इनके बीच का अंदर वाला एंगल जो है वो भी थीटा होगा। 90 नहीं है, ध्यान रखना, ये 90 तो ये वाला एंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर पॉइंट O। तो आपको पता है टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक, यहाँ फोर्स की एफ मॉडल ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? OM आएगी। ठीक, ये टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। अब ट्रायंगल ले लेंगे अपन OMN में, इन ट्रायंगल OMN साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? OM अपॉन MN। तो OM की वैल्यू MN B है, ध्यान रखना। MN जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? B विड्थ के बराबर, तो B इंटू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन 1 है, रिप्लेस कर देंगे 1 में। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी जाएगी? टाउ मॉड इज इक्वल टू एफ मॉड इंटू बी साइन थीटा। अब मुझे बताओ कि मॉड एफ कितना था? इसमें जो करंट आई फ्लो हो रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ कितनी है? एल, और साइन कितना हो जाएगा? 90। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन के बीच का एंगल ठीक कितना आएगा? 90। तो ये आई बी एल आएगा, आई बी मॉड एल मॉड। ये किस में उठा के रख देंगे अपन? इक्वेशन नंबर 3 में, रिप्लेस इन 3 में रिप्लेस करेंगे तो टॉर्क की मॉड वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ की मॉड वैल्यू पुट कर दिया, आई बी मॉड एल मॉड इंटू अगेन बी मॉड इंटू साइन थीटा। यहाँ एल इंटू बी क्या है? लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ दैट कॉइल। ठीक है, तो उसको लिख देंगे बट मॉड एल इंटू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए, दैट इज एरिया। तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो टाउ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? टाउ विल बी आई
बी मॉड ए मॉड साइन थीटा। ये सिंगल टर्न होने पर, यदि n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एन आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दे, डायग्राम इसका बहुत अलग है, कल इसको मैं फिर से एक बार बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसके डायग्राम को समझने में सारी दिक्कतें हैं। इसमें मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली है पी क्यू आर एस, whose length is L and width is B. It is placed in a uniform magnetic field which is acting along x direction. तब मैंने क्या किया है कि इसमें करंट जैसी फ्लो करेंगे तो वी ऑब्जर्व दैट दिस कॉइल स्टार्ट्स टू रोटेट इन, किस डायरेक्शन रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों होता है ऐसा, इस पी क्यू पोर्शन पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, लॉरेंज फोर्स, उसकी डायरेक्शन इनवर्डली रहेगी और आर एस पर जो रहेगी आउटवर्डली। मैंने ऊपर और नीचे वाले पे क्यों नहीं देखा, देखना चाहिए था, ये इधर है और यहाँ इधर है, तो इन पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आएंगी ऊपर वाले पे देखें अपन, जैसे करंट की डायरेक्शन ये है अंदर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये है तो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, तो ये इस पॉइंट पर नीचे फोर्स एक्ट करने वाला है और यहाँ पर इधर ऊपर एक्ट करेगा F2 और ये F2, ये F2 माइनस में है, ये प्लस में है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ऐसे, ठीक है। जब ये ऐसे एक्ट करते एक दूसरे से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर तो टॉर्क प्रोवाइड करते। तो F2 और माइनस F2 ये कपल ऑफ फोर्सेस जरूर है बट दे विल नॉट मेक एनी टॉर्क, और इसलिए अपन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए थे। सिर्फ बताया गया था कि F और F है, माइनस F है, जो कपल ऑफ फोर्सेस बनाएंगे और वो उसको रोटेट करेगा। कपल ऑफ फोर्सेस के कारण टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स तो F